सर्वगत। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य बीएल चौधरी। आपका स्वागत है संस्कृत बीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन के अंदर हम शंका समाधान की कक्षाएं, किसकी कक्षाएं विद्यार्थियों? शंका समाधान की कक्षाओं को लेके चलेंगे। जो डाउटफुल कक्षाएं संस्कृत के L1 और L2 के अंदर, रीड के अंदर और भाषा प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं के अंतर्गत जो शंका समाधान की कक्षाएं हैं विद्यार्थियों, जहां जहां पर आपको समस्याएं होती है, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने देखा और उसके बाद में आपकी प्रतिक्रियाएं जो यूट्यूब पर आ रही थी उसके अंदर भी हमने देखा। तो वहां पर संस्कृत की शंका समाधान कक्षाएं, जैसे कि ये स्वरों के भेद होते हैं, 18 या 12 किस प्रकार से होते हैं, ये 18 कैसे हो जाते हैं, हर्ष अभाव दीर्घ अभाव क्या होता है, और उसके बाद इत संज्ञा विधायक जो 6 सूत्र है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से इत संज्ञाएं करते हैं, लोप क्या है, अदर्शन क्या है, तस्य लोप सूत्र क्या समस्या करता है। यही सारी की सारी शंका समाधान की कक्षाएं सप्त विषय का अपवाद वृद्धि संधि, पर रूप अपवाद संधि, गुण अपवाद संधि, इस प्रकार की संधियों की, समास के भेद, विभिन्न प्रकार के समास के जो अपवाद के भेद है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपपद विभक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, कारकों के अंतर्गत। और हम छंद की विशेष कक्षा, अलंकार की विशेष कक्षाएं लेकर के हम चलेंगे। इस सभी संस्कृत की जो ये शंका समाधान की विद्यार्थियों जो कक्षाएं हैं, इन शंका समाधान की कक्षाओं के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, ये जो शंका समाधान की कक्षाएं हैं, शंका समाधान, तो विद्यार्थियों शंका समाधान की कक्षाओं के अंतर्गत हम आपकी जितनी भी डाउटफुल कक्षाएं हैं उन डाउटफुल कक्षाओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये कक्षाएं निरंतर आपको संस्कृत बीएल चौधरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रदान कर दूंगा और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ चैनल किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे, संस्कृत विद्यार्थियों, ये हमारा YouTube चैनल रहेगा संस्कृत बीएल चौधरी नाम से, जिस पर आपको संपूर्ण संस्कृत की समाधान की कक्षाएं उपलब्ध होगी, समाधान की संस्कृत शंका समाधान की कक्षाएं प्राप्त होगी संस्कृत बीएल चौधरी नामक YouTube चैनल पर। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और आपके लिए जो ये डाउटफुल कक्षाएं, हालांकि परीक्षा के अंतर्गत इस प्रकार के 1 से 2 समाधान की कक्षाओं के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। एक भी नंबर और एक पॉइंट भी बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, ये आप शॉर्ट कक्षाएं होगी, इनको आप शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से देखिएगा। शेयर करना इसे ना भूलें, क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले संस्कृत स्वरनाम भेद। सबसे पहले आज की संस्कृत की शंका समाधान की कक्षाएं। इससे पूर्व में आपको कुछ समाधान की कक्षाएं दे चुका हूं, जैसे माहेश्वर सूत्रों के बारे में है, पाणिनीय वर्णमाला के बारे में। चलो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी संस्कृत की शंका समाधान के अंतर्गत स्वरों के भेद 18 और 12 किस प्रकार से होते हैं, 30 भेद किस प्रकार से होते हैं, 31 भेद भी आता है विद्यार्थियों, 30 भेद भी पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे भेद और ये क्या समस्या है, इनके बारे में हम चलते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। संस्कृत स्वरों के भेद, संस्कृत में L1 और L2 के अंदर स्वरों के भेद। तो विद्यार्थियों देखिएगा, स्वरों के भेद में आपने ये सुना होगा कि संस्कृत स्वरों के भेद के अंतर्गत आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है इसके अंदर कि अवर्णस्य कति भेदा भवन्ति। हम पहले बात कर लेते हैं 2-4 प्रश्नों के बारे में। अवर्णस्य, देखिएगा, अवर्णस्य कति भेदा भवन्ति, कति भेदाः भवन्ति, ये प्रश्न आपको अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। दूसरा यहां से पूछा जाता है, अब ट्रेंड चल रहा है कि दीर्घी इत्यस्य कति भेदा भवन्ति, इत्यस्य कति भेदाः भवन्ति, दीर्घ ई, इसके कितने भेद होते हैं। यहाँ आपको विकल्प भी नीचे प्राप्त होंगे। और उसके पश्चात विद्यार्थी यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है, लीस्वरस्य कति भेदा भवन्ति, लीस्वरस्य कति भेदा भवन्ति, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक और प्रश्न, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, वो है
री वर्णयो कति भेदा भवन्ति, री वर्णयो कति भेदाः भवन्ति। तो यहाँ विकल्प आपको मिलते हैं विद्यार्थियों। इन प्रश्नों के अंतर्गत यदि हम विकल्पों की बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको विकल्प मिलेंगे, वो विकल्प इस प्रकार से मिलते हैं। क्या 12, विकल्प नंबर 1 जैसे 12, विकल्प नंबर 2 विद्यार्थियों 18, विकल्प नंबर 3 इसके अंदर आ जाएगा 30, विकल्प नंबर 4 इसके अंदर आ जाएगा 13 अर्थात 13। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आपको स्वरों के भेदों के माध्यम से जो ये पूछा जाता है, ये समस्याएं अक्सर आती है कि 12 किस प्रकार से होते हैं, 30 किस प्रकार से होते हैं, और 18 कौन कौन से 18 होते हैं। 18 जो भेद होते हैं, अष्टादश 18 भेद है, कौन से किस प्रकार से होते हैं, होते तो हैं किंतु होते किस प्रकार से, इसके बारे में विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 18 वाला भेदों के जो स्वर है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर 18 भेद, अष्टादश भेद युक्त स्वरा। तो विद्यार्थियों 18 भेद से युक्त जो स्वर है उनके बारे में हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले विद्यार्थियों हम लेंगे अ को। इसको लेंगे विद्यार्थियों अ को, और अ के अंतर्गत यहां पर अ से अगर आपको भेद पूछे जाए तो अ के भेद यहां पर कितने माने जाते हैं, 18 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, 18 भेद माने जाते हैं। और उसके बाद में विद्यार्थियों आता है जैसे कि अब इसके 18 भेद किस प्रकार से, तो यहां इस अ के बारे में हम यदि हम चर्चा करें तो यहां ध्यान दीजिएगा। पहले हम इस अ के बारे में 18 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अ के अष्टादश जो 18 भेद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इस अ को 3 प्रकार से विभाजित नूत के अंतर्गत लेंगे। अब जैसे देखिएगा विद्यार्थियों इन 12 भेदों के अंदर तो ह्रस्व अ कैसा विद्यार्थियों, ह्रस्व ह्रस्व अ की दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ और प्लूत, ये जो अ है ह्रस्व अ के कितने भेद होंगे, 6 भेद होंगे। दीर्घ अ के कितने होंगे, 6 होंगे। और प्लूत अ के भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहां पर देखिएगा ह्रस्व अ और दीर्घ अ और प्लूत अ, इन तीनों को किस प्रकार से हम विभाजित करेंगे। यहां पर आप देखिएगा ह्रस्व दीर्घ और प्लूत के अंतर्गत, तो यहां ध्यान दीजिएगा ह्रस्व सबसे पहले जो ह्रस्व अ होता है वो एक बार होता है उदात्त, क्या होता है, उदात्त बाह्य प्रयत्न का होता है। एक बार जो ह्रस्व अ होता है विद्यार्थियों वो होता है अनुदात्त, कैसा होता है, अनुदात्त बाह्य प्रयत्न से युक्त होता है। एक बार जो ह्रस्व अ होता है वो होता है विद्यार्थियों स्वरित, कैसा होता है, स्वरित होता है। किस प्रकार से होता है, स्वरित होता है। अब देखिएगा ये हो गए, एक तो अ का भेद क्या हो गया, नंबर 1 अ का भेद ह्रस्व होता है। फिर नंबर 2, 3 और 4 ये कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो मतलब ये कितने हो गए, 4। यहां तक कितने हो गए अ के भेद, ये हो गए आपके 4 भेद। ठीक है, अब यहां से आगे हम बात करें तो यहां ह्रस्व अ होता है, एक होता है अननुनासिक, कैसा होता है विद्यार्थियों, अनुनासिक, कैसा, अनुनासिक अ होता है। मतलब अनुनासिक का इसके ऊपर चिन्ह नहीं होता है, क्या नहीं होता, अनुनासिक का चिन्ह, ये इस प्रकार का अ होगा। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार का अ, इसके ऊपर किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा होता है विद्यार्थियों, यहां पर आगे, यहां तक 5 हो चुके हैं, ये 4 + 1 यहां पर आ गया ये। उसके बाद देखिएगा यहां से था अनुनासिक, तत्पश्चात हम कौन सा ले लेंगे, अनुनासिक। अब ध्यान दीजिएगा अनुनासिक जो अ होता है किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, अनुनासिक को इस प्रकार से लिखेंगे, ये अनुनासिक अ है। कैसा अ है विद्यार्थियों, ये अनुनासिक अ है। तो यहां देखिए अब अ ह्रस्व दीर्घ और प्लूत हमने इसको कितने प्रकार से विभाजित किया, एक ह्रस्व के अंदर हमने विभाजित किया, एक दीर्घ के अंदर किया और एक प्लूत के अंदर किया। तो ये जो ह्रस्व है इसके अंदर एक ह्रस्व अ, तत्पश्चात एक उदात्त, एक अनुदात्त, एक अस्वरित, कितने हो गए, 1,
2 3 और 4 अ हो गए, और 4 भेद हो गए यहाँ पर ह्रस्व के अंतर्गत। और तत्पश्चात हमने लिया एक अननुनासिक। कैसा विद्यार्थी? अननुनासिक, मतलब कोई इसके ऊपर चिन्ह नहीं। और ये हो गए यहां तक कितने हो गए? 5। फिर यहां से प्लस एक और आप करेंगे तो यहाँ अनुनासिक, मतलब ये अ इस प्रकार का अ, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएंगे 6 भेद। यहाँ पर कितने हो गए विद्यार्थियों? ह्रस्व अ के कितने भेद होंगे? यहाँ पर 6 भेद हो गए। कितने हो गए? 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके उदात उदात अ में किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। अनुदात अ जो होता है उसके अंतर्गत नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग होता है, और स्वरित अ जो होता है उसके ऊपर इस प्रकार से रेखा चिन्ह का प्रयोग होता है। ये तो हो गए कितने भेद हो गए विद्यार्थियों? 6 भेद। इसी प्रकार दीर्घ अ भी क्या होगा? उदात होगा। और विद्यार्थियों क्या होगा? अनुदात होगा। दीर्घ अ, कैसा अ? दीर्घ। अनुदात होगा। और विद्यार्थियों कैसा होगा? स्वरित। ये का यही सिस्टम रहेगा, ये उदात होगा, अनुदात होगा और स्वरित होगा, दीर्घ अ। और यहां पर ये हो जाएगा आपके कितने? ये 1 2 3 और ये 4 भेद हो गए। फिर यहीं पर वापिस जो दीर्घ होगा एक बार ये अननुनासिक होगा विद्यार्थियों। कैसा होगा? अननुनासिक होगा। और एक बार विद्यार्थियों ये कैसा होगा? अनुनासिक वाला होगा। कैसा होगा? अनुनासिक वाला, अर्थात नासिका के चिन्ह अनुनासिक के चिन्ह से युक्त होगा। तो यहां पर भी दीर्घ अ के कितने भेद हो गए? अब 6 भेद हो। कैसे देखिएगा, ये दीर्घ अ जो 1 2 3 4, अनुनासिक 5 और अनुनासिक 6, इस प्रकार से कितने हो गए? दीर्घ अ के भी 6। अब रही बात प्लूत अ की। प्लूत अ जो होता है विद्यार्थियों, प्लूत अ जो होता है ये भी कितने प्रकार से होगा? ये भी आपका जो है प्लूत अ, ये भी 6 प्रकार से होगा। सबसे पहला प्लूत नंबर 1, और उसके बाद में उदात। ठीक है, उदात ले लिया हमने। उसके बाद में हमने क्या ले लिया? अनुदात ले लिया। उसके बाद में विद्यार्थियों हमने क्या ले लिया? स्वरित ले लिया। अब ये कितने हो गए? यहां पर प्लूत अ के 1 2 3 और 4 भेद कितने हो गए? 1 2 3 और 4 भेद। फिर यहां पर यहां से आगे हम चले तो यहां प्लूत के बाद में हम इसको एक बार लेंगे 5वें भेद के अंदर, अननुनासिक। मतलब ये जो इस प्रकार का चिन्ह होता है, इस चिन्ह से रहित, इस चिन्ह से रहित अ, उसे हम अनुनासिक कहेंगे। यहाँ 5 और ये छठा भेद यहाँ पर विद्यार्थियों आएगा प्लूत अ का, और वो होगा अनुनासिक चिन्ह से, अनुनासिक नासिक चिन्ह से युक्त होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप देख सकते हो कि ये 6। अब आप बताइएगा 6 प्लस 6 कितने हो गए विद्यार्थियों? अष्टादश 18 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 18 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से अष्टादश भेदा स्वरा अ के 18 भेद हो गए विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान रखना है, ह्रस्व अ 6 प्रकार का होता है, दीर्घ अ 6 प्रकार का होता है, और प्लूत अ भी 6 प्रकार का होता है। इस प्रकार 6 गुणा 6 प्लस 6 प्लस 6, ये कितने हो जाएंगे? अष्टादश, 18 भेद हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, 18 भेद। इसी प्रकार ध्यान दे, इसी प्रकार आपको ध्यान देना है। जैसे ये ह्रस्व अ, कितने ह्रस्व स्वर यहाँ पर कितने हम लेंगे? ह्रस्व स्वर हम यहाँ पर लेंगे विद्यार्थियों 4। कितने लेंगे? 4 लेंगे ह्रस्व स्वर। हालांकि जो ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं, किंतु यहाँ पर हम 4 लेंगे। 4 कौन कौन से? ह्रस्व अ 1 अ। इसी प्रकार ई के ये पूरा पूरा ई का, ह्रस्व ई का इस प्रकार से होगा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लूत ई। उसके बाद हमने क्या ले लिया विद्यार्थियों? ये आपका ई ले लिया, ई के भेद। उसके बाद हमने ऊ ले लिया, और ऊ के बाद हमने ले लिया री। इन सब के कितने भेद हो गए विद्यार्थियों? इन सब के 18 भेद होते हैं, अ ई ऊ और री के, अ ई ऊ और री। अब देखिएगा आगे चलते हैं हम यहां से इसी के अंतर्गत। तो यहां पर एक समस्या ये आती है कि दीर्घ दीर्घ और प्लूत जो स्वर होते हैं उनके भेद कितने होते हैं? तो विद्यार्थियों देखिएगा, हम जैसे दीर्घ की बात करें, यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए, स्वरस्य कति भेदा, स्वरस्य कति भेदा, स्वर के कितने भेद होते हैं? यहां पर आपके जैसे कि विकल्प नंबर 1 आ गया आपका, इसके अंदर आपके 18 भेद होते हैं। विकल्प नंबर 2 12 भेद होते हैं। विकल्प नंबर 3 30 भेद होते हैं। विकल्प नंबर 4 14 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं ये आपको इसके अंदर बताना है। तो आ स्वर है विद्यार्थियों, जैसे कि देखिएगा यहां पर हमने देखा जो ये आ है, कैसा है? आ। अब आ का यदि हम ले तो आ क्या होता है? एक आ जो प्लूत दीर्घ जो आ होता है, आ दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, ये जो इनके अंदर क्या है? जैसे दीर्घ से हम पूछ रहे हैं प्रश्न, आ के नाम से प्रश्न पूछ रहे, तो यहां पर ह्रस्व की 6 निकल जाएंगे, और आगे ये 6 और प्लूत वाले 6 रहेंगे। तो ये कितने भेद हो जाएंगे? ये 12 भेद हो जाएंगे। कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 12। तो अतः हमें ये ध्यान रखना है कि आ के ह्रस्व के 6 निकलने की वजह से ह्रस्व के
छह भेद पृथक होने से, छह भेद पृथक होने से इनकी कितनी संख्या हो जाएगी? 12 द्वादश। कितनी हो जाएगी? 12। तो आ के कितने भेद हो जाएंगे? आ। अब देखिए ह्रस्व की 6 भेद बार हो जाएंगे, तो इसकी संख्या कितनी रह जाएगी पीछे? 12 रहेगी। इसी प्रकार आपके जैसे प्लूत स्वर का पूछे, जैसे दीर्घ ई का पूछ लिया, दीर्घ ऊ का पूछ लिया, दीर्घ री का आपको पूछ लिया, तो विद्यार्थियों यहां पर ह्रस्वाभाव, किसका अभाव होगा? ह्रस्व का अभाव से 6 कट जाएंगे, 12 पीछे बचेंगे। तो आ, ई, दीर्घु, दीर्घी, इन सभी के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। ये बात, ये समस्याएं बहुत होती है, ये ध्यान रखनी है आपको बात। दूसरी बात, यहां से आगे हम चलें तो यहां से आगे अब जैसे जैसे ये 3 भेद हमने ह्रस्व स्वरों की, तो ह्रस्व स्वर तीनों प्रकार से उठेंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत, फिर इसके अंदर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीनों उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, फिर अनुनासिक और अनुनासिक। 18 भेद कर लिए। अब हमने दीर्घ से शुरू किए तो इनके कितने रहेंगे? दीर्घ से शुरू कर लिए तो इनके अंतर्गत विद्यार्थियों रहेंगे ये कितने? ये रहेंगे 12 भेद, क्योंकि ह्रस्व के 6 निकल जाएंगे। उसके बाद प्लूत के रहे तो प्लूत जो होता है वो दीर्घ स्वरूप के अंतर्गत जाके प्लूत में होता है, इसलिए उसके दीर्घ और प्लूत, इस प्रकार से उसके कितने भेद रहेंगे? 12 भेद रहेंगे। तत्पश्चात हम बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर स्वर आता हमारा, और वो आता है हमारा लृ स्वर। कौन सा स्वर है? लृ स्वर। अब देखिएगा लृ का दीर्घ स्वरूप नहीं होता। लृ का क्या नहीं होता? दीर्घ स्वरूप। तो हम लृ को किस प्रकार से विभाजित करेंगे? लृ को हमें सबसे पहले तो हम किस में करेंगे? ह्रस्व में करेंगे। उसके बाद दीर्घ लृ होता है क्या? दीर्घ लृ नहीं होता है। तो लृ कैसा होता है? प्लूत लृ को माना जाता है। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने अ के भेद किए, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर अ के भेद किए, तो अ के ह्रस्व में हमने कितने किए? 6। तो इसी प्रकार हम लृ के भी 6 करेंगे। एक लृ ह्रस्व, एक लृ उदात्त, एक लृ अनुदात्त, एक लृ स्वरित, एक लृ अनुनासिक और एक लृ अनुनासिक, एक अनुनासिक, एक अनुनासिक। फिर दीर्घ के 6 हट गए, और फिर इसके अंतर्गत कितने रहेंगे विद्यार्थियों? प्लूत के एक लृ प्लूत, एक उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? इसके भेद हो जाएंगे विद्यार्थियों लृ के भेद हो जाएंगे। ह्रस्व से यहां से लेकर के दीर्घ होता नहीं है। ह्रस्व लृ के कितने भेद? 6 भेद। और प्लूत लृ के कितने भेद? 6। 6 + 6 कितने विद्यार्थियों? ये हो जाएंगे 12। कैसे देख लेते हैं आप, इसको बता देता हूं मैं आपको। एक ह्रस्व लृ होगा वो होगा उदात्त होगा, एक ह्रस्व लृ होगा वो क्या होगा? अनुदात्त होगा, और ये स्वरित भी होगा। कैसा होगा? स्वरित भी होगा। अनुनासिक, बिना अनुनासिक चिन्ह वाला होगा, और एक लृ होगा वो अनुनासिक के चिन्ह से युक्त होगा। इस प्रकार से 6। इसी प्रकार प्लूत में भी इसके कितने हो जाएंगे? 6। तो ये कितने? दीर्घ के 6 निकल जाएंगे, तो ह्रस्व लृ और प्लूत लृ के कितने भेद बचेंगे? 12 भेद बचते हैं। आगे विद्यार्थियों हम चले तो यहां पर संयुक्त स्वर आते हैं, ए, ओ, आई और औ। ये क्या है विद्यार्थियों? संयुक्त स्वर है। कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त स्वरों की संख्या और ये इनका समुचित क्रम, परंतु हम यहां पर देखें संयुक्त स्वरों के भेद कितने होते हैं? संयुक्त स्वरों के भेद, संयुक्त स्वरों के भेद कितने होते हैं? इनको संध्यक्षराणि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संध्यक्षराणि। संधि के अक्षर से युक्त ये स्वर होते हैं। संध्यक्षराणि कति भवन्ति? 4। संधि के अक्षर, ऐसा प्रश्न भी आता है। संध्यक्षराणि कति भवन्ति? संधि के अक्षर भी 4 होते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों ए है, ओ है, हम चलो ए के बारे में बात कर लें। जो ए है, अब इसका ये ए है, ये तो इस कैसे, ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आता है। दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आता है तो इसका ह्रस्व तो होता ही नहीं है। ह्रस्व इसका क्या नहीं होता है? ह्रस्व तो भेद ए का होगा नहीं। हम ए की बात कर रहे हैं। फिर इसकी दीर्घ की हम बात करें, ये देखिएगा दीर्घ, और फिर क्या रहेगा इसका? और इसका रहेगा प्लूत रहेगा। क्या रहेगा विद्यार्थियों? प्लूत रहेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व के 6 तो यहां से निकल गए, ये तो होते नहीं है। ठीक है। अब यहां पर हम इस दीर्घ ए की बात करें तो ये एक बार क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उदात्त, उदात्त हो जाएगा। उसके पश्चात विद्यार्थी आ जाएगा अनुदात्त। कैसा आ जाएगा? अनुदात्त आ जाएगा। और उसके पश्चात आ जाएगा स्वरित। अब आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर दीर्घ जो ए है, इसके कितने भेद हो गए? देखिएगा यहाँ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये दीर्घ 1, और ये 2, और ये अनुदात्त 3 हो गया, और ये स्वरित 4 हो गया। अब आता है यहाँ पर अननु, अननु नासिक। क्या है? अननुनासिक। कितना अनुनासिक होता है?
4 के बाद में एक अनुनासिक अननुनासिक है, तो ये कितने हो गए 5। अब आता है विद्यार्थियों यहाँ पर आपके, और वो आता है अनुनासिक। कैसा आता है? अनुनासिक। कैसा आता है? अनुनासिक। और ये कितना हो गया? छठा भेद हो गया। कितना भेद हो गया? छठा। अब देखिएगा दीर्घ जो ए है ये कितने हो गए? 6। इसी प्रकार प्लूत के भी कितने हो जाएंगे? 6। क्या हो जाएंगे? उदात हो जाएगा, ये अनुदात हो जाएगा ये विद्यार्थियों, और ये क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। और फिर ये अननुनासिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अननुनासिक। और फिर ये कैसा हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। इस प्रकार से ये देखिएगा यहां पर भी इसके कितने भेद हो जाएंगे? 6। तो 6 और 6 कितने? 12। तो ए इसी प्रकार ओ के, आई के और औ के इसी क्रम में हम इसको विभाजित करेंगे तो ये 6 और 6 कितने? क्योंकि हर्स्व का अभाव हो जाएगा, हर्स्व के 6 निकल जाएंगे, पीछे 12 ही रहेंगे। 12 रहेंगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने? 6 और 6 12। इस प्रकार से ये जो आपके हैं संयुक्त स्वरों तक आपके कितने भेद हो गए? ये हो गए आपके 12 के और 18 के भेद। अब हम बात करें इसी के अंतर्गत, तो यहां पर आप देखिएगा एक होता है री के भेद कितने किए थे हमने? री के इसके हमने विद्यार्थियों भेद किए थे, और वो भेद थे री के, हमने इसके भेद किए थे 18। कितने किए? 18। अब आप बताइए एक स्वर था री, उसके अंदर किसका अभाव था? दीर्घ का अभाव, तो उसके भेद हमने कितने किए? 12। अब इन दोनों को लेकर के एक वार्तिक आता है, रील री वर्णयो मिथा स्वर्णम वाच्यम। क्या आता है? वार्तिक। वार्तिक में लिख देता हूं विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक रहेगा ये आपका, और यहां से पूछा भी जाता है स्वर्ण संज्ञा के माध्यम से। तो ये आता है री ली री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम सावर्ण्यम वाच्य। ये वार्तिक है कात्यायन का, और ये वार्तिक क्या कहता है? री और ली इन दोनों को स्वर्ण संज्ञा से युक्त माना जाता है। जब इन दोनों को स्वर्ण संज्ञा से विद्यार्थियों युक्त माना जाएगा, सावर्ण्यम वाच्यम, तो इनकी स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। इन दोनों को एक कर, हम दोनों को मिला देंगे आपस में, तो ये 18 वाला, तो ये जो री है 18 प्लस ये 12, इस वार्तिक के कारण इन दोनों को मिलाने की वजह से इनकी संख्या कितनी हो जाती है विद्यार्थियों? 30। इस वार्तिक की वजह से ये आप इनकी संख्या कितने मानेंगे? दोनों को मिलाने के कारण हम इनकी संख्या मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? इनकी संख्या मांगेंगे विद्यार्थियों, वो आपकी मान लेंगे हम 30 मान लेंगे। इस प्रकार से ये री और री इन सबको मिला करके ये कितने भेद हो जाएंगे आपके? 30 हो जाएंगे री और री को। और री के पूछे तो 12, क्योंकि दीर्घ के इसके 6 निकल जाएंगे, और री के पूछे तो 18, हर्स्व दीर्घ और प्लूत, उदात अनुदात स्वरित, और तत्पश्चात विद्यार्थियों ये आ जाएगा अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से उसके कितने हो जाएंगे? 18। तो यहां पर इसके अंतर्गत हमने भेदों के अंतर्गत हमने आपके अ के, ई हर्स्व ई के, हर्स्व उ के और हर्स्व री के 18 भेद किए, और दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री के हमने कितने भेद किए? 12 भेद किए। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके पश्चात हमने री के 12 भेद किए। संयुक्त स्वरों के हर्स्व के अभाव के कारण 6 निकाल दिए, तो कितने की भेद किए? 12 भेद किए। री और ली इस वार्तिक से, कात्यायन के वार्तिक से इसके दोनों को मिला के स्वर्ण संज्ञा करने के पश्चात इनके कितने भेद हो जाते हैं? 30 भेद हो जाते हैं। मुझे लग रहा कि आपको ये कक्षा शंका समाधान की जो संस्कृत स्वरों के भेद अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको एक बार और देखने का प्रयास कीजिएगा, एक बार 2 बार देख करके अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके इसकी सारणी बना के समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हालांकि यहां से प्रश्न यही पूछा जाएगा कति भेदा भवंती, और कई बार ये पूछ सकते हैं कि अनुनासिक और अनुनासिक क्या है। अनुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक का चिन्ह ऊपर नहीं होता है, और अनुनासिक का मतलब होता है स्वर के ऊपर चिन्ह, तो उसे अनुनासिक युक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, ये आपको विद्यार्थियों यहां से ध्यान रखना है। और उसके बाद में विद्यार्थियों हम बात करें तो एक और समस्या यहां पर आती है, इसी के अंतर्गत मैं जोड़ देता हूं, और वो समस्या ये आती है कि हलंत म का प्रयोग कहां पर करें और कहां पर नहीं करें। देखिए एक संधि है, व्यंजन संधियों के अंतर्गत हम एक संधि पढ़ेंगे, वो है सूत्र है उसका मौनुस्वार। क्या है? मौनुस्वार। कई बार यहां पर समस्याएं आ जाती है आपको। एक आती है हलंत म की समस्या। किसकी आती है? हलंत म की, हलंत म की समस्या आ जाती है। और दूसरी विद्यार्थियों दूसरे नंबर पर आता है न है या ना है। क्या है? न है या ना है। दीर्घ संधि के अंतर्गत भी कई बार ये आता है, ये न है या ना है, ये अव्यय कैसा है? निषेधार्थक न है या ना, इसकी भी समस्या आती है, तो इसकी भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले म की हम बात करें तो विद्यार्थियों देखिएगा म
जो ये यदि म हलंत म के पश्चात कोई व्यंजन वर्ण, ध्यान रखिएगा व्यंजन वर्णों की संख्या सामान्य संस्कृत वर्णमाला से अनुसार 63 मतलब 33 है। इस हलंत म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा, जैसे देखिएगा पाठम और पीछे क्या है पठती, क्या है पठती। अब यहां ध्यान दीजिएगा ये हलंत म है और इस म को इस व्यंजन वर्ण के कारण इसको हम क्या कर देंगे पाठम, और इसको हम यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे पठती, किस ऐसे लिख देंगे पाठम पठती। यदि इस पाठम जैसे ये देखिएगा पाठम और पीछे है अस्ति, क्या है अस्ति। व्यंजन वर्ण नहीं आए हलंत म के पश्चात तो हलंत म के अंतर्गत यहां पर एक सूत्र आता है अच्छहीनम, मैं इसको सूत्र को अलग अलग संधि विच्छेद कर ले रहा हूं, अच्छहीनम परेण संयोज्यम, अच्छहीनम परेण संयोज्यम। तो विद्यार्थियों अच्छहीनम परेण संयोज्यम ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि ऐसा व्यंजन वर्ण जिसके अंत में क्या है अच्छहीनम, अच्छहीन हो, उसके बाद कोई स्वर हो तो वो परेण अर्थात बाद वाले के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर ये किस प्रकार से, अब ये हलंत म, या आप लिखना चाहो तो इसको हलंत म को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस प्रकार से नहीं लिखना चाहो तो ये इसके पीछे जो स्वर है वो मिल जाएगा और ये बन जाएगा आपका पाठम अस्ति। इस पाठम अस्ति इस प्रकार से हो जाएगा, पाठम अस्ति इस प्रकार से हो जाएगा अच्छीनम परेण संयोजम। तो ध्यान रखिएगा हलंत म कहां होता है और पूर्ण म कहां पर निर्मित हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात निषेधार्थक, निषेधार्थक न होता है, क्या होता है निषेधार्थक न होता है, ना कि ना नहीं होता है। न धन अस्ति, ये समस्या बहुत बार आती है, न प्लस अस्ति है या ना प्लस अस्ति है, न धन अस्ति या ना धन अस्ति, तो राइट क्या रहेगा न धन अस्ति। ध्यान रखिएगा निषेधार्थक न अव्यय है ना कि ना अव्यय है, ये भी ध्यान रखना है। अस्ति से तात्पर्य रहेगा विद्यार्थियों आपका ये जो अस्ति है इसका अर्थ रहेगा है, क्या रहेगा विद्यार्थियों है, और नास्ति जो शब्द है नास्ति इसका अर्थ रहेगा नहीं है, क्या है विद्यार्थियों नहीं है। तो ये अस्ति और नास्ति वाली भी समस्या रीट के अंदर बहुत मैंने संस्कृत की क्लासों के अंदर देखी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी हलंत म की, स्वरों के भेद की और अस्ति नास्ति की। अब विद्यार्थियों मुझे लग गया होगा कि आपको अस्ति नास्ति हलंत म और स्वरों के 12, 18 और 30 भेदों के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। आपकी ये शंका समाधान कक्षा अच्छी लगी तो इस संस्कृत बीएल चौधरी नामक इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो आप इसको अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। और आपका सहयोग और हमारी ये आपके लिए शंका समाधान की क्लास है, जिस इन कक्षाओं के अंतर्गत आपकी सारी की सारी शंकाओं का मैं समाधान यहाँ पर आपके लिए कर दूंगा, और जिससे कि आपको एक बेहतर परिवेश मिले संस्कृत के अंदर, जहां से आपका एक भी प्रश्न खोटा न होने की संभावना नहीं है। और दूसरी बात बाईसी लर्निंग एप्लीकेशन पर हमारा संस्कृत का पूर्ण रूप से कोर्स बहुत ही कम कीमत पर, जिसके अंदर ऑफलाइन का कोर्स भी हम इसके साथ में लेके आ रहे हैं और ऑनलाइन जो कोर्स है दोनों को हम मिक्स करके बहुत कम कीमत के अंदर अभी लाने वाले हैं जल्दी। तो उसको आप लेना चाहें और अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करना चाहे तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और शंका समाधान की कक्षाएं जो आपको निरंतर संस्कृत बीएल चौधरी नामक यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समाधान है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों अच्छी क्लास लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया प्रदान कीजिएगा, और हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे आपसे शंका समाधान की अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभम मंगलम।